हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ भरत त्यागी, फैकल्टी ऑफिसर्स पीपी स्वानी सेंटर फॉर एक्सीलेंस। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अपना नेक्स्ट टॉपिक है फील्ड इंडक्शन। फील्ड इंडक्शन क्या मीनिंग है इसका? अभी तक हमने ये पढ़ा हुआ है फेराडे लॉ से। हमने फेराडे लॉ पढ़ा था, लेंज लॉ पढ़ा था, फेराडे और हेनरी के एक्सपेरिमेंट्स पढ़े थे। तो उसमें हमें पता क्या चला है कि बेसिकली अगर हम मैग्नेटिक फील्ड चेंज करते हैं तो उससे इलेक्ट्रिक ईएमएफ इंड्यूस होता है, इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस होती है। तो मैं डिटेल में बताता हूँ क्या क्या चीज़ कब कब इंड्यूस होती है। अगर आपके पास एक ओपन सर्किट है या क्लोज सर्किट है या कैसा भी सर्किट है तो ईएमएफ हमेशा इंड्यूस होगा। अगर आप मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर रहे हो तो ईएमएफ इंड्यूस होगा ही होगा। करंट तब इंड्यूस होगी जब आपके पास क्लोज सर्किट हो जिसमें करंट फ्लो कर सके। तो अगर क्लोज सर्किट नहीं है तो करंट इंड्यूस नहीं होगी। ईएमएफ हमेशा इंड्यूस होगा, ठीक है, चाहे ओपन सर्किट हो चाहे क्लोज सर्किट हो, क्योंकि ईएमएफ के लिए करंट की ज़रूरत नहीं होती। ईएमएफ खुद में ही एक प्रॉपर्टी है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। अब ये ईएमएफ जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से जनरेट होता है। इलेक्ट्रिक करंट जो है वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड से जनरेट होती है। तो इसका मतलब ये जो बेसिक चीज़ है जो जनरेट हो रही है वहाँ पे, जिसकी वजह से ईएमएफ और करंट आ रही है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो बेसिकली वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के चेंज करने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो रही है ना। इसके अलावा इसमें हमें एक तरफ का प्रोसेस बताया हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो रही है, ये हमें पता चल गया। अब पॉइंट ये है कि क्या इसका अपोजिट भी पॉसिबल है। अब क्या होता है फिजिक्स में, और फिजिक्स हमें शो करता है कि यूनिवर्स में बहुत सारी सिमेट्रीज़ हैं। अगर एक तरफ से एक प्रोसेस हो रही है तो उसका अपोजिट प्रोसेस भी पॉसिबल होना चाहिए। ज़्यादातर केसेस में होता है ये सिमेट्रिकल, इसको सिमेट्री प्रिंसिपल बोलते हैं। ज़्यादातर केसेस में ऐसा होता है, बहुत रेयरली हार्डली ऐसे केस हैं, वो भी डिबेट और रिसर्च का मामला है अभी भी, जिसमें ऐसा पॉसिबल नहीं। जैसे थर्ड थर्ड फोर्स है, वीक न्यूक्लियर फोर्स, वहाँ पर कुछ प्रोसेसेस होती हैं जो सिमेट्री नहीं शो करते हैं। अदरवाइज़ पूरे यूनिवर्स में सारी चीज़ें सिमेट्री शो करती हैं। तो यहाँ पर भी ऐसा ही होता है। इसका अगर अपोजिट करोगे, आपके इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करो तो उससे मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट होता है। ये फेराडे के टाइम पे नहीं पता था, फेराडे ने इतना उस पर नहीं रिसर्च किया था। लेकिन जेसी मैक्सवेल ने, जेम्स क्लास मैक्सवेल ने ये इस पर काम किया और उन्होंने ये प्रूव किया था कि ऐसा भी पॉसिबल, ऐसा भी हो सकता है। अगर हम अपोजिट करेंगे यानी इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को चेंज करेंगे, तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड भी आएगी। तो दोनों तरफ से ये प्रोसेस पॉसिबल है। ओके, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस प्रोसेस के बारे में, वो मैं यहाँ पे मेंशन करता जाता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंड्यूस्ड in any region of space in which a magnetic field is changing with time. Changing with the time. Full stop. Opposite of this can also happen due to symmetry as explained by James Clerk Maxwell in 1860. It is Maxwell's counterpart of Faraday's law. Faraday's law. And in this case, changing magnetic field, in this case magnetic field is induced in any region of space with changing electric field.
full stop. Next, in each case, the strength of field is proportional to the rate of change in the other field. Okay, and last, both the fields are mutually perpendicular to each other. Both the fields are mutually perpendicular to each other. अब इसकी डायरेक्शन का जो रोल है मैं उसके लिए एक फॉर्मूला बताता हूँ. एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, काफ़ी चैप्टर्स में काम आएगा, जिससे डायरेक्शन बहुत क्लियर हो जाएगी. तो इनका रिलेशन, और ये फॉर्मूला हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. एफ लॉरेंस फोर्स इक्वल्स टू क्यू ई वेक्टर प्लस वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर. तो इसको आप वैक्यूम के लिए लिखोगे तो ये हो जाएगा ई नॉट वेक्टर, और वैक्यूम और लाइट के लिए ई नॉट वेक्टर इक्वल्स टू सी वेक्टर क्रॉस बी नॉट वेक्टर. ये इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और स्पीड ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ वेव का रिलेशन है. इसको हम स्पीड ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ वेव ले सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ से हमें शो हो रहा है कि क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है. इसका मतलब ई नॉट का जो डायरेक्शन है वो सी वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर आएगा. और ई एम वेव के केस में यानी लाइट के केस में ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं. सी बी ई तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहते हैं. ओके, तो ये इसका रिलेशन है जिससे हमारे पास डायरेक्शन आती है. नेक्स्ट, इसमें इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे देखते हैं वो चेक कर लेते हैं. इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी उसका फॉर्मूला क्या होगा. इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फ्लक्स हम चेंज कर रहे हैं, उसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो रही है. तो ये सपोज़ हमारे पास एक सर्कुलर लूप है जो कि एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है. मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेपर है. सेंटर इसका O, रेडियस इसकी R. तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है इट इज़ इंक्रीजिंग. मैग्नेटिक फील्ड इज़ इंक्रीजिंग, दैट मीन्स dB अपॉन dt इज़ पॉजिटिव. dB अपॉन dt यानी रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड इज़ पॉजिटिव. तो अगर ऐसा है तो इसको बैलेंस करने के लिए लेंज लॉ के अकॉर्डिंग अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी. अपोजिट का मतलब आउट ऑफ द पेपर, और उसके लिए करंट की डायरेक्शन यहाँ पे इंड्यूस होगी एंटी क्लॉकवाइज. तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज करंट इंड्यूस होगी. डायरेक्शन हम पहले भी बहुत डिटेल में देख चुके हैं कैसे निकालते हैं. तो हमें पता चल गया कि करंट अपोजिट डायरेक्शन में यानी एंटी क्लॉकवाइज इंड्यूस हो रही है. आफ्टर दिस लेट्स टेक अ चार्ज Q नॉट. सपोज ये जो करंट है वो एक सिंगल चार्ज Q नॉट पॉजिटिव चार्ज को मूव कराने की वजह से फ्लो हो रही है. ये हमने अज्यूम कर लिया है. कंसीडर अ चार्ज पार्टिकल Q नॉट मूविंग along ring, work done by induced electric field in one revolution is W equals to Q नॉट इंटू वोल्टेज. वोल्टेज की जगह यहाँ पे आएगा EMF. E है यहाँ पे इंड्यूस्ड EMF. ठीक है, अब वर्क डन इज ऑल्सो इक्वल्स टू फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट. ठीक है, लेकिन ये क्लोज सर्कल के लिए यहाँ पे क्लोज लूप है, क्लोज लूप के लिए करना है. और फोर्स का फॉर्मूला होता है QE, तो ये हो जाएगा Q और ये E वेक्टर डॉट DL वेक्टर. ठीक है, और ऑल्सो वी नो दैट जो EMF है इट इज़ इक्वल्स टू द लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लोज लूप का इस केस में. तो यहाँ पे जो E आ रहा है ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि स्मॉल e इंड्यूस्ड EMF है. ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया.
तो इन दोनों को बैलेंस कर देते हैं। बैलेंस करने से अपने पास आएगा दो इक्वेशन है हमारे पास। एक तो है इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1, ओके हाँ, और ये इक्वेशन नंबर 2, ये की वैल्यू लगा देते हैं। तो W इक्वल्स टू Q नॉट इंटीग्रेशन, ठीक, ओके ठीक है, ये हो गया। इसके बाद EMF का दूसरा इक्वेशन लिखते हैं। EMF की दूसरी इक्वेशन फैराडे लॉ से -d∅b/dt ये होती है फैराडे लॉ से। तो ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। दोनों को बैलेंस कर देते हैं। तो दोनों को बैलेंस करने से अपने पास आएगा इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज लूप लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू -d∅b/dt। यहाँ से हमारे पास इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ जाएगा। ये E जो है यहाँ पे, ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो यहाँ से हम इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ईजिली निकाल सकते हैं।